हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। कक्षा 8 की हिंदी मंजरी। पाठ 9। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। पाठ का नाम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साइजी मकीनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। कहने का मतलब देखिए, 11 फरवरी सन 1924 को जन्मे ईसाई। ठीक है। ईसाई कहाँ जन्मे हैं? जापान में। मकीनो वर्ष की उम्र में, ठीक है, एक बार भारत जो आए तो फिर कहाँ रह गए? भारत में ही रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। कहने का मतलब इनके प्रेम में, ठीक है, इनके मन में ऐसा, इनके वापस हिंदुस्तान से जाने का इनका फिर दोबारा मन ही नहीं किया। इनको इतना पसंद हो गया इस हिंदुस्तान, इनको इतना अच्छा लगने लगा हमारे देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, तो इनको जाने का फिर मन ही नहीं लगा। खादी क्या अपनाई संपूर्ण चिंतन की गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस अन्याय भक्त और हिंदी प्रेमी साईजी मकीनो से प्रश्न करते हैं। भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? देखेंगे, पढ़ेंगे। सन 1958 ईस्वी की बात है। मुझे फुजाई गुरु जी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। ठीक है। मुझे फुजाई गुरु जी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। अब देखेंगे। वे सन 1931 के ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में रहते थे। ठीक है। इनके सहयोगी थे 1931 से गांधी जी के, तो उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं की सेवा में ग्राम का मतलब गांव में रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक माने जानवरों का अस्पताल, ठीक है, पशु का मतलब की आवश्यकता थी। पशु चिकित्सक के मतलब जानवरों का इलाज कर ले, वे डॉक्टर की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। ठीक है। आज 45 वर्ष होने चले हैं। ठीक है। अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजाई गुरु जी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। आगे देखेंगे। फिर इसमें कहा कि हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, देखेंगे। अप्रैल कौन से महीने में आता है? चौथा महीना सन 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। ठीक है। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्यन याकम हुआ करते थे।
उन्होंने आगरा के एक अच्छे शिक्षक को मेरे पास भेजा। आगरा के अच्छे शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत मुश्किल काम था। कह रहे हैं कि मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत कठिन का काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी। खराब उच्चारण जैसे बोला जाए, ठीक है, तो मेरे को बहुत चिल्लाते थे, डांट करा करते थे। पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी यूकिको यूकिको को जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सिखाने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही है। अब देखेंगे इसके बारे में। सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होगे। प्रश्न है, सेवाग्राम में गौशाला में रहना इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे में महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न, गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसे लगा? उत्तर पढ़ेंगे। गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने और वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार मान लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए और शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को सामने समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्राकृतिक स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? सच में तो यह है कि हिंदी की कृपा में मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोज मरा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी मुझे बुलाया गया और एक दुबला सीए के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अब देखेंगे, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है? दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएँ जापान की लोक कथाएँ जैसी हैं। आगे देखेंगे,
इसका कारण यह है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत के मिश्रित संस्कृति में भारत को दादा और चीन को पिता मानता है। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्याप्त इससे जुड़ा हूँ, यह मेरी कामना है। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? जापान में भारतीयों और हिंदी भाषी का बहुत अधिक संवाद है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था और BA कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग BA की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाज़ा है। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कोलकाता में ही रहते हैं। अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रखते हैं? प्रो दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। को मतलब प्रोफेसर तोशियोत नाका ने भीष्म साहसी के तमस का जापानी में अनुवाद किया है। कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। मोको कामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उनका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। सकता ने हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। अब देखेंगे आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी हिंदी अनुवाद किया है। हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेख बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने उसका जापानी में हिंदी अनुवाद किया। इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। टैगोर और गांधी, एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्म की खोज, भारत में 40 साल, पूर्ण विचार और सिंघवाल लोचन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है। भारतवर्ष में 45 साल हिंदी मेरी यात्रा। अब देखेंगे प्रश्न अगला है, आज की नई पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उनके क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। लिखते पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन से शौक़ हैं? मुझे जापानी बगीचा लगाना और बहुत अधिक पसंद है। यहाँ जाता हूँ, फल पत्ती और पेड़ पौधों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीख आते हैं। अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों को कहना चाहेंगे? उत्तर है, मुझे हमेशा इस बात का खेद है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की।
भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये किस जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साईजी माकीनो हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। अपने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। मूलतः आप पशु चिकित्सा के थे। बाद में कुछ समय के लिए अपने दुभाषिए का भी कार्य किया है। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ।